नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणनीति बनाने को लेकर आज भोपाल में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा पार्टी के सांसद, विधायक और प्रदेश के मंत्री भी शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में बीजेपी नेताओं को पार्टी नेतृत्व की तरफ से चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नेताओं को पुरानी बातें भूलकर एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने को कहा गया है। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि केवल नामधारी होने और माला पहनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जलवा और रुतबा तभी तक है जब तक सरकार है। इसीलिए लोगों के बीच जाकर उनसे मेल मिलाप बढ़ाएं। साथ ही कांग्रेस के घोटाले भी जनता तक पहुंचाने के लिए नेताओं को कहा गया है। बैठक में सभी 27 सीटों पर जीत को ही लक्ष्य मानकर चुनाव मैदान में उतरने की हिदायत भी नेताओं को दी गई है। बैठक में उपचुनाव की दृष्टि से जो भी काम और जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों पर लगातार हमारे लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं। उन कामों की चर्चा, एक समीक्षा करते हुए आगामी रणनीति, इस चुनाव को अच्छे से अच्छे जीतने के लिए हम सबकी जो भूमिका है, उसमें अभी सांसद और विधायक उस पर अपने जमीन पर और ताकत के साथ उतरने की रणनीति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय सांसद, सम्मानीय विधायकों ने किया है। हम लोग जमीन पर काम हमेशा करते हैं। हमारे सभी सांसद, विधायक हमारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। चुनाव की रणनीति में सब पारंगत हैं। इसलिए रिवीजन कभी कभी करना पड़ते हैं, उनके साथ बैठ करके बात करना और रणनीतिक आधार पर नीचे जमीन पर और उतरना, ताकत के साथ मैदान में उतारने के लिए सभी लोग प्रणपाठ से जुट गए हैं। भोपाल में चुनावी रणनीति को लेकर हुई बीजेपी की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा नदारद रहे, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा की गैर मौजूदगी को बीजेपी में सत्ता का संघर्ष बताया है, वहीं बीजेपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। बीजेपी का दावा है कि दोनों नेता पार्टी के काम में लगे हुए हैं। दो दिन से लगातार भोपाल में हो रही बैठकों में नरोत्तम मिश्रा गायब हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भोपाल की बैठक में शामिल नहीं किया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है? आज की ये कामकाजी बैठक थी। सभी अपने अपने अलग अलग कामों में, दायित्वों में लगे हुए हैं। इसलिए सिर्फ जिनकी ड्यूटी लगी है चुनाव में, विधानसभाओं में, उनको बुलाया गया था। बाकी सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव में अपने अपने दायित्व में लगे हुए हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित हुए इंदौर के जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदीप खन्ना पर कई बड़े अधिकारी मेहरबान थे। उनका रुतबा ऐसा था कि टारगेट से कम राजस्व वसूली के बावजूद उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक प्रदीप खन्ना के जिला खनिज अधिकारी रहते हुए विभाग को लगातार टारगेट से कम राजस्व मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि राजस्व में यह कमी तब थी जब मुरुम, गिट्टी और रेत की रॉयल्टी लगातार बढ़ रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित हुए इंदौर के जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदीप खन्ना पर कई बड़े अधिकारी मेहरबान थे। उनका रुतबा यह था कि टारगेट से कम राजस्व वसूली के बावजूद उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि हम जानते हैं कि प्रशासन में, आबकारी विभाग में खासतौर पर टारगेट जो है उसको अचीव करना आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी होती है, और टारगेट अचीव ना करवाने पर तमाम तरह के नोटिस आ जाते हैं, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इंदौर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कुछ तो वजह रही होगी इस सरपरस्ती की, इस छूट की, वरना अमूमन टारगेट जब पूरे नहीं होते हैं तो शो कॉज, कारण बताओ और तमाम तरह के नोटिस मिल जाते हैं अधिकारियों को, पूछताछ अलग होती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर
आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की छापामारी सर्चिंग इनके ऊपर हुई है और करोड़ों की संपत्ति इनके ऊपर निकली है। अब इन्होंने कैसे निकाल ली, मेरे पास कुछ दस्तावेज देखिए मेरे हाथ लगे हैं। ये देखिए 2015 से 2020 के बीच में प्रदीप खन्ना इंदौर में पदस्थ रहते हैं और सरकार देखिए जो लक्ष्य तय करती है कितना राजस्व मिलना चाहिए, हमेशा से देखिए चाहे 16-17 की बात कर ले तो 35.82 करोड़ लक्ष्य था सरकार का और सरकार को प्रदीप खन्ना ने दिया 12.16 करोड़। ऐसे ही 17 में 14 करोड़ लक्ष्य था। लक्ष्य देखिए घटता चला गया, 11.51 करोड़ रुपए इन्होंने फिर प्राप्ति हुई राजस्व की। ऐसी 18-19 में इन्होंने कम दिया और लगातार जो है लक्ष्य कम होता गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि देखिए जो रॉयल्टी दर है जो प्रति घन मीटर मुरम गिट्टी और रेत की, वो 2016 से 2019 तक लगातार 1-2 बार बढ़ी है। तो देखिए जब यदि रॉयल्टी दर बढ़ी है तो लक्ष्य क्यों नहीं बढ़ा, लक्ष्य कम क्यों हुआ? वजह इसकी साफ है कि ऊपर बैठे इनके आका होंगे, उनकी वजह से ये सरकार को इस तरीके से राजस्व की हानि हुई है और यही वजह है कि इन्होंने सरकारी खजाने में हम कहे से डाका मारी ही करेंगे, वहां पर सरकार को पैसा नहीं जा पाया। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त ने सरकार को लिखा है कि आखिरकार क्या वजह है कि ऐसी कमी, ये लगातार इनके लक्ष्य में कमी की गई। देखिए कई और दिशा में भी लोकायुक्त जांच कर रही है, हालांकि इस पूरे मामले में खुलकर लोकायुक्त बोलने से बच रही है। जांच के बाद ही प्रबोध मालूम चलेगा कि आखिर साल दर साल जो टारगेट बढ़ना चाहिए था वो कम होता चला गया और बावजूद उसके वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी प्रदीप खन्ना पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल तो खड़ा हो रहा है। जांच के बाद बेहतर चीजें साफ आएंगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता इंदौर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। चुनावी माहौल के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए जन समर्थन जुटाना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में इंदौर में बीजेपी की तरफ से कलश यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन इस यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। दरअसल कोरोना काल के दौरान सांवेर विधानसभा में 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। खास बात यह कि इस दौरान ना तो लोग मास्क पहनने नजर आए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंदौर में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 418 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जब गाइडलाइंस उल्लंघन की बात बीजेपी नेताओं से की गई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल हो रहा है। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की कलश यात्रा पर कांग्रेस ने हमला किया। के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी कोरोना संक्रमण फैला रही है। उन्होंने कहा कि कलश यात्रा की अनुमति किसने दी, कहा कि प्रशासन कांग्रेस पर कार्रवाई कर रही है। बीजेपी 2000 महिलाओं को इकट्ठा करके कलश यात्रा निकाल रही है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब तक 14,591 संक्रमित पाए गए हैं और 418 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की गाइडलाइन के लिए सरकार अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रही है, प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोगों पर एक्शन हो रहा है, उन पर एफआईआर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग नर्मदा सेवा यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा बांटने के मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अपने बयान पर कायम हैं। जैन और ब्राह्मण समाज के विरोध के बाद उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि जो लोग अंडा नहीं खाना चाहते उन्हें कोई दूसरा पौष्टिक आहार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसे अंडा नहीं खाना है उसे जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कुपोषण खत्म करने के लिए अंडा दिया जाता है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी ने इमरती देवी के बयान से किनारा करते हुए कहा, यह इमरती देवी का निजी बयान है। अगर हमें मध्य प्रदेश से कुपोषण दूर करना है तो हमने आपसे कहा है कि डॉक्टर जो अच्छी से अच्छी सलाह देंगे, अगर अच्छी सलाह अगर है और डॉक्टर देते, आपकी टीवियों पे हमने देखा है जब नेता भी नहीं थे तो जब आप कहते थे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, गर्भवती महिला को भी अंडे दो, छोटे बच्चों को भी अंडे दो। तो इस वजह से हम भी बात करते हैं कि अगर हमारे कुपोषित जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश में, अगर उनको अंडे मिलेंगे शायद हम उनसे कुपोषण दूर हो जाए, उनसे हम अपने बच्चों को सुपोषित कर सकें।
अरे जो शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी लोगों में बांट कहाँ रहे? हम आदिवासी और ऐसी क्षेत्रों में जहाँ कुपोषित बच्चे हैं वो खाते हैं, और जिसके बच्चे नहीं खाते हैं, जो परिवार उनमें भी नहीं खाता, उनको हम फल देंगे। ये भी बात तो शायद केला देंगे या फल देंगे, जो फल होगा अच्छे से अच्छा जिसमें पोषण होगा वो देंगे हम। परंतु भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है, ऐसा सोचना है इस विषय में कि यह स्वतंत्रता है व्यक्ति की, क्योंकि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार खाता है और अपनी रुचि के अनुसार ही उसे जो प्रिय होता है उसका वो सेवन करता है। ऐसा सिंधिया जी से भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेटमेंट बदलेगा या अंडे को लेके कोई नई बात आएगी, ऐसा नहीं है। हमारा तब भी यही कहना था कि व्यक्ति को अपने भोजन की स्वतंत्रता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे बांटने के मुद्दे पर सियासत तो गर्मा गई है। इमरती देवी के बयान पर अब कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संगठन में सिंधिया खेमे को तवज्जो नहीं मिल रही, इसीलिए सिंधिया इमरती देवी को आगे करके बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। जब इमरती देवी जी कांग्रेस की सरकार में अंडे की बात करती थी, भाजपा के नेता धर्म भ्रष्ट होने की बात करते थे, और अब वही इमरती देवी भाजपा की सरकार में अंडे को मेन्यू में जोड़ रही हैं। अब भाजपा और सिंधिया जी के बीच में आपसी टकराव बिखराव स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और यही टकराव बिखराव आगे बढ़ेगा और इस सरकार के पतन का कारण बनेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है, गरीबों को घर में पानी भर गया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कमल पटेल ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के मकान बाढ़ में बह गए, जबकि प्रधानमंत्री आवास के बने पक्के मकान बच गए। सिर्फ उन मकानों में रखा सामान खराब हुआ। कमल पटेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार किसानों और गरीबों के साथ खड़ी है। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने बर्बाद हो गई फसल का बीमा करवाया है। कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर प्रमाण पत्र दिए, कर्ज माफ नहीं किया। साथ ही कहा कि प्रीमियम कम देना पड़े, इसीलिए कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा 75% कर दिया। गरीब लोग जो पक्के मकान मुख्यमंत्री आवास और उसमें रहते थे, उनका नुकसान नहीं के बराबर हुआ। सिर्फ आटा सामान गीला हुआ, बिस्तर गीले हुए, लेकिन मकान नहीं गिरा, वो सुरक्षित रहे। लेकिन जो झोपड़ी थी वो पूरी धराशायी हो गई, यानी इंदिरा आवास थे वो सब ध्वस्त हो गए। अब हमने निर्णय लिया है कि पक्के मकान डूब क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, हम उनको ऊंची जगह ले जाएंगे, उनको पट्टे देंगे, नियमों में संशोधन करके देंगे, शिथिल करके देंगे, और फिर मकान बनाएंगे ताकि कभी भी वहां बाढ़ ना आए। करोड़ों का नुकसान हुआ है, और इसीलिए हमने उनकी क्षति की पूर्ति करने के लिए बीमा कंपनी को निर्देशित किया। प्राइवेट बीमा कंपनियां सब भाग गई, सिर्फ एक बीमा कंपनी बची है, और वो है हमारी भारत सरकार की इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। उसने जिम्मेदारी ली है। आज जब गांव गरीब और किसान संकट में है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार, कमल के फूल की सरकार, जो किसानों की, गरीबों की सरकार है, गांव की सरकार है, उनके साथ खड़ी है। 13,000 लोगों को हमने, जो बाढ़ में पूरी तरह घिर गए थे, टापू में, घरों में, छतों पर, हमारे प्रशासन ने उनको जीवित बचाया। एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दी, एक की भी मौत या बहने से नहीं हुई। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सरकार पर हमला करने के चक्कर में एक बार फिर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कांग्रेस की किरकिरी करवाई। इस बार जीतू पटवारी ने 2019 में किसानों की आत्महत्या के मामलों पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इसे शिवराज सरकार की किसान विरोधी नीतियों का नतीजा बता दिया। बाद में बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने ट्वीट करके जीतू पटवारी को याद दिलाया कि 2019 में कमलनाथ की सरकार थी। ऐसे में अपनी गलती का एहसास होते ही जीतू पटवारी ने फौरन ट्वीट को हटा लिया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। भोपाल में रविवार का लॉकडाउन हटने के साथ ही वाटर टूरिज्म भी शुरू हो गया। पहले ही दिन बड़ी तादाद में लोग बड़े तालाब पहुंचे। वाटर एक्टिविटी में लोगों ने हिस्सा लिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। बोट और क्रूज 50% क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। लाइफ जैकेट और बोट हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज होना जरूरी है। क्रूज पर पर्यटकों को डांस करने की अनुमति नहीं है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वाटर एक्टिविटी के लिए अनुमति मिल रही है। कॉन्टैक्ट
लेस टिकटिंग की सुविधा है। बोट ऑपरेटर और कर्मचारियों को डिस्पोजेबल मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूरी है। आपको बता दें कि कोरोना संकट की वजह से 170 दिन बाद बोट क्लब खुला है। बहुत ज़्यादा प्रेशर था सभी लोगों पे कि वो कहीं निकल नहीं पा रहे थे, कोई वो ऐसा नहीं। इसको खुला वातावरण काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी निकलने के। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद हम लोग बाहर निकले हैं और टोटल लॉकडाउन खत्म हो चुका है और यही आशा है कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। रूल्स या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, जैसे कि मेंटेन तो कर रहे हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। बोट में भी सिर्फ 2-2 लोग को बैठा रहे हैं। 170 दिन बाद भोपाल के बड़े तालाब में वाटर टूरिज्म शुरू हो गया है और आज आप देख सकते हैं लोग बड़ी संख्या में भोपाल के बोट क्लब पहुंचे हैं और वाटर टूरिज्म का आनंद ले रहे हैं। बोट क्लब पर जो है नाव से सैर कर रहे हैं और अलग अलग तरह की जो यहाँ पर नाव है बोट क्लब के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो पैडल बोट हो, मोटर बोट हो या अन्य जो ड्रैगन बोट हो, उनके जरिए लोग जो है वो आनंद ले रहे हैं। 170 दिन बाद ये पानी के ऊपर अटखेलियां जो आप देख सकते हैं और लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब भोपाल में जो वाटर टूरिज्म है उस पर जो प्रतिबंध लगा था वो खुले और आज से इसकी शुरुआत हो गई है और भोपाल के बड़े तालाब में जो है रौनकता एक बार फिर लौट आई है। हालांकि लोगों को कोविड के कारण जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करना पड़ेगा। उस गाइडलाइन के तहत यहाँ पर सिर्फ 50% क्षमता में ही लोगों को बोट क्लब पर आने की अनुमति है। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो 98 डिग्री से यदि ऊपर किसी का होता है तो उसको अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जो कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन बनाई है उन सब का पालन करना होगा। तो आज से भोपाल में लोगों को वाटर टूरिज्म की जो जरूरत थी या वाटर टूरिज्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो उनकी जो है मुराद पूरी हुई और आज से वाटर टूरिज्म शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन लवनी सैनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल। भोपाल में रविवार का लॉकडाउन हटते ही लोग बड़े तालाब के लेक व्यू पर पहुंच गए। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। लोगों के चेहरों पर मास्क भी नजर नहीं आया। दुकानदारों ने भी नियमों का उल्लंघन किया। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है लेकिन सब कुछ अनलॉक भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं, कोरोना के लिए जो बनाए गए नियम हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह में लगातार निकल रहे हैं। भोपाल की बात करें तो लगातार भोपाल में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। उसके बावजूद जो है जैसे जैसे चीजें अनलॉक होती जा रही है। आज ये नज़ारा आप देख रहे हैं भोपाल के बोट क्लब का है, भोपाल के लेक व्यू का है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, आज संडे है और संडे के कारण जो है यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। लेकिन भीड़ इतनी है कि यहाँ पर ऐसे देख के नहीं लग रहा है कि लोगों को कोरोना का कोई भय होगा, क्योंकि कोरोना से सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क लगाकर और जो नियम बनाए गए हैं कोविड-19 के उनका पालन करके ही बचा जा सकता है। लेकिन बोट क्लब पर हमने आज देखा तो जो लेक व्यू पर पूरा जो नज़ारा है वो ये दिखा रहा है कि लोगों को अभी भी कोरोना का भय नहीं है और ये भीड़ जो है भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन लवनी सैनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल।